नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा जी। सिन्हा जी का स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विधान परिषद की कार्यवाही कल से शुरू हो चुकी है। आज और कल स्थगित रहेगी क्योंकि शनिवार और रविवार को बंद रहती है। कल पहला दिन था। विधानसभा में विधानसभा सदस्य मौजूदा विधानसभा के सुधाकर सिंह के निधन के कारण स्थगित कर दी गई। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभी दलों ने दी, मुख्यमंत्री ने दी, नेता प्रतिपक्ष पांडे जी ने दी, सभी दलों ने दी। हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और विधान परिषद में कार्यवाही चली। जब प्रश्नकाल चला तो आशुतोष सिन्हा जी पहले की तरह अपना मुद्दा लेकर तैयार थे। उन्हें चिंता थी अनुदेशक की, उन्हें चिंता थी शिक्षा मित्र की। तो वही फिर जब आओगे तो हम वही सवाल लेकर आएंगे। जवाब आपको देना है, कब करोगे? तो कल क्या रहा आपके प्रश्न का जवाब? पहले तो क्या प्रश्न किया, क्या जवाब रहा? देखिए, मैंने सदन में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न किया कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए आप कौन सी ऐसी स्कीम लेके आ रहे हैं या कोई आपने ऐसी कोई कमेटी का गठन किया है जिससे उनका मानदेय बढ़ाया जाए और उनकी चिकित्सा को कैशलेस करना। महंगाई तो लगातार बढ़ गई, लेकिन सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए और अनुदेशकों के लिए कोई राहत का पैकेज नहीं दिया, कोई उनके मानदेय को बढ़ाने पे कोई विचार नहीं कर रही सरकार। तो क्या सरकार विचार करेगी? कोई आपने ऐसी कमेटी बनाई है? तो मंत्री जी बीच में कट गई, एक बार दोबारा आप बता दें जब आपने मंत्री जी से जवाब दिया। अच्छा, तो ऐसा जब मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया कि शिक्षा मित्र अनुदेशक इतने कम पैसे में काम कर रहे हैं और सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम आप उनसे कराते हैं। शिक्षा मित्र अनुदेशक सरकार के हर राष्ट्रीय कार्यक्रम में सरकार का सहयोग करते हैं। जनगणना, मतगणना, बाल गणना, पशु गणना से लेकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम कराने के बाद 2017 से लेकर अभी तक सरकार ने उनका मानदेय नहीं बढ़ाया। शिक्षा मित्र 10,000 रुपए महीने पे काम कर रहे हैं, अनुदेशक 9,000 रुपए और 11 महीने के लिए काम करते हैं। तो मैंने सरकार से बात पूछी कि क्या ये बताइए कि शिक्षा मित्र अनुदेशक के बेटे को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ सके और मेडिकल में जाके डॉक्टर बन सके? सरकार मेरा प्रश्न समझ नहीं पाई। मैंने उनसे यही कहा कि कोई शिक्षा मित्र 10,000 रुपये महीना जो पाता है उसको अपने माता पिता के दवा इलाज के लिए, अपने परिवार की व्यवस्थाओं में 10,000 से ज्यादा खर्चा हो सकता है किसी व्यक्ति का होता हो। और ऐसे व्यक्ति के बच्चा अगर इंजीनियरिंग करना चाहेगा तो उसकी फीस कहाँ से आएगी? या उसका बच्चा अगर मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो फीस कहाँ से लाएगा? कि सरकार या तो उनको फीस की व्यवस्था करे कि किसी का बच्चा, अगर किसी शिक्षा मित्र अनुदेशक का बच्चा बहुत पढ़ाई में अच्छा है तो उसकी सारी पढ़ाई की फीस सरकार फ्री कर दे, या तो इनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, नियमित किया जाए। तो बाद में लगातार 2-3 बार जब सरकार को मैंने घेरा है तो अंत में माननीय मंत्री संदीप सिंह जी ने ये बात कही कि हम लोग इस बार की कैबिनेट में इसको लेकर आएंगे और लेकर आने के बाद मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे शिक्षा मित्र अनुदेशकों का। और बाकी जो हमने चिकित्सा की बात की कि वे इंसान हैं, बीमार पड़ सकते हैं, इलाज की आवश्यकता हो सकती है, तो इनके लिए तो बताया कि 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी शिक्षकों की, उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक को भी जोड़ा जा रहा है। तो शिक्षा मित्र अनुदेशक को भी जोड़ लिया जाएगा तो उनकी चिकित्सा की व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी और साथ ही साथ उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए जो अब नेक्स्ट कैबिनेट आएगी उस कैबिनेट में शिक्षा मंत्री जी इस प्रस्ताव को लेकर जाएंगे। तो ये समझा जाए कि इसी जाती हुई साल में आपकी अथक प्रयास कामयाब होंगे। जाते हुई साल में समझ लीजिए कि मैंने अपने जब से विधान परिषद में कदम रखा तब से लेके आज तक लगातार शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि शायद इस जाते हुए साल में या उस साल की शुरुआत में जब हमारी बैठक होगी, बजट सत्र शुरू होगा, हाँ नहीं, कैबिनेट की बैठक तो हो ही जाएगी और बजट सत्र जब अगली बार शुरू होगा उस समय तक हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ चुका होगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। तो इस लड़ाई को हम लोग
जारी रखे रहे, उसमें बहुत बड़ा सहयोग आपका रहा। शिव कुमार जी, आपने लगातार इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किया है और जनता तक इस बात को पहुंचाने का काम किया है। मैं आपको और आपके चैनल को विशेष धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि जब जब हमने लड़ने का काम किया, तो जब कोई व्यक्ति लड़ता है और जो लोग अगर उसको प्रोत्साहित करेंगे तो और उसका जज्बा बढ़ेगा। तो आपने हमेशा जब जब हमने लड़ाई लड़ी है और आपने हमारे जज्बे को बढ़ाने का काम किया है, आपको और आपके पूरे चैनल को, आपकी पूरी टीम को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत तक हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथियों के मानदेय में वृद्धि सरकार कर देगी। विधायक जी, लगातार आपकी जो मेहनत थी वो अब रंग लाएगी। आपने हर सत्र में कोई प्रश्न किया हो न किया हो, लेकिन अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का प्रश्न बड़ी ताकत से उठाया। कल भी आपने जो बताया वो 2 से 3 बार आपने ये सवाल किया। पहले कैशलेस पर किया कि कैशलेस चिकित्सीय सुविधा दी जाए, फिर आपने अनुदेशक शिक्षा मित्रों के परिजन यानी बच्चों पर किया, उनके बूढ़े माँ बाप के इलाज को लेकर किया, मानदेय को लेकर किया। तो वो एक बार कह भी गए कि कोई हमारी कमेटी नहीं बनी है, लेकिन जब दोबारा फिर आपने वही दोहराया तो फिर उन्हें बताना पड़ा कि अगली कैबिनेट में, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इसका श्रेय, आप जानते हैं सरकारें श्रेय किसी को नहीं देना चाहती हैं, वो चाहती है लेकिन वो कोई श्रेय ले लेकिन उनका वेतन बढ़ जाए। मेरा तो ये मानना है। नहीं, शिव कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार देखिए है क्या कि मजबूर है। पूरा देश देख रहा था उस समय। मंत्री जवाब क्या देते कि अगर 10 सालों में, विगत 2017 जब से इनकी सरकार बनी है और ये 2025 तक, इन 8 सालों में अगर इन्होंने 1 रुपए अगर मानदेय बढ़ाया हो तो बताएं। और महंगाई कितनी बढ़ गई, मिड डे मील का कन्वर्जन कास्ट बढ़ गया, लेकिन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का पैसा नहीं बढ़ा। इस प्रश्न का जवाब सरकार के पास नहीं था। इस प्रश्न का जवाब नहीं था कि अगर कोई शिक्षा मित्र या अनुदेशक का बेटा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है तो उसकी फीस की व्यवस्था कैसे होगी। इस प्रश्न का जवाब सरकार के पास नहीं था कि अगर उनके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो उनके दवा इलाज के लिए क्या व्यवस्था सरकार करेगी। तो जब सारी चीजों में हम लोगों ने घेरने का काम किया और लगातार, ये हमको लग रहा है कि आज विगत, ये मेरा 5वां साल है सदन में, इन 5 सालों में लगातार घेरने के बाद सरकार इस बात को मानने के लिए स्वीकार हुई है। और इसके लिए फिर मैं आपको कहूंगा कि आप सब लोगों को बधाई शुभकामना देते हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले सत्र में जब बजट सत्र चलना शुरू होगा उस समय तक हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथियों का पैसा जरूर बढ़ जाएगा। विधायक जी, तदर्थ शिक्षकों के कल बहुत सवाल हुए हैं और आपके सभी सदस्य एक बार गुस्से में आकर सदन से बहिर्गमन भी कर गए, चले आए। बेसिक शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया शिक्षा पर और वो अपनी उपलब्धियां गिनाने लगे। आखिर सरकार सही जवाब पर टिकती क्यों नहीं? सवाल तो आपका ये था कि देखिए, एक्चुअली है क्या कि आप स्कूल बंद कर रहे हैं। मैंने सदन में ये बात कही कि सरकार नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख ले, क्योंकि जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो अपने हक और अधिकार की बात करेगा, सरकार से लड़ने का काम करेगा। इसीलिए सरकार बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती है। लगातार शिक्षा मित्र अनुदेशकों की तो उपेक्षा हो ही रही है, शिक्षकों के साथ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। अभी आपको मैंने बताया कि लगातार उनकी बहुत सारी मांगे हैं, उनको पुरानी पेंशन की बात नहीं सुनी। इवन आप समझिए कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि 2009 के पूर्व जिनकी नियुक्ति हुई है उन्हें भी टीईटी की परीक्षा देनी होगी। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने पैरवी नहीं की, और इसलिए पैरवी नहीं की कि सरकार भी चाहती है कि शिक्षकों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाए और खत्म हो जाए। जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो शिक्षा खुद ही अपने आप समाप्त हो जाएगी, और यही सरकार की मंशा है। पूंजीपतियों के हाथों में सरकार पूरी शिक्षा को देना चाहती है। विधायक जी, गरीब पढ़ेगा नहीं तो फिर पढ़ेगा कैसे? गरीब का नहीं, यही सरकार की मंशा यही है कि गरीब के बच्चे पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे, मजदूरी करें, पढ़ लिख लेंगे तो आज कहीं ना कहीं वो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, और जब हक अधिकार की बात करेंगे तो सरकार की गलत नीतियों के बारे में वो खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए लगातार सरकार का जो रवैया है वो समझिए, गरीब के साथ किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, बुनकर का बच्चा, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित का बच्चा न पढ़ लिख ले, वंचित शोषित पीड़ित लोग न पढ़े, इसके लिए सरकार, ये पूरी स्ट्रेटेजी सरकार की, षड्यंत्र सरकार का चल रहा है और उसके खिलाफ हम सब लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उस लड़ाई में आपका जो साथ और सहयोग मिल रहा है,
ये लड़ाई हम लोग लड़के आने वाले समय में सत्ता का परिवर्तन भी करने का काम करेंगे। विधायक जी, आपका भी चुनाव आ रहा है, किन किन मुद्दों को लेके जाएंगे? चुनाव तैयार है अब? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब मैं चुनाव लड़ने गया था, तभी मैं जब गया तो मैंने पहली बार जब सदन में पैर रखा तो मैंने ये बात कही थी कि मेरे जो मुद्दे हैं वो अभी भी क्लियर कट हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर कट हैं, कि पुरानी पेंशन मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, शिक्षा मित्र अनुदेशक मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे मदरसों के आधुनिक शिक्षक जिनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है ये मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके बाद तदर्थ शिक्षक महत्वपूर्ण मुद्दा है, आने वाले समय नौजवानों को जो रोजगार मिले क्योंकि नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं। और आज जब मैंने सदन में सरकार से कई बार प्रश्न किया, सरकार के पास जवाब नहीं है और लगातार नौजवानों को बेरोजगार सरकार कर रही है। मैंने पकौड़े तलना और ठेला लगाना, इसको रोजगार सरकार बता रही है। तो सरकार, हम चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक और हमारे वित्तविहीन शिक्षक साथी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वित्तविहीन शिक्षक साथियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2 अरब रुपए मानदेय दिया था, वो मानदेय सरकार ने खत्म कर दिया और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सेवा नियमावली बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि जो महत्वपूर्ण हमारे मुद्दे जिनके लिए मैं जब से सदन में आऊं तब से लगातार पुरानी पेंशन को लेकर लड़ने का काम किया, तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम सदन में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी। और मेरे महत्वपूर्ण मुद्दे यही हैं कि आने वाले समय में नौजवानों को रोजगार मिल जाए, पुरानी पेंशन सरकार बहाल करे, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको बंद करे, शिक्षा मित्र अनुदेशकों को का मानदेय बढ़ाए। हमारी सरकार आएगी तो हम नियमित करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि मानदेय बढ़ाए। और साथ ही साथ हमारे जो वित्तविहीन शिक्षक साथी हैं, वित्तविहीन शिक्षक साथियों को सम्मानजनक मानदेय सरकार दे, उनकी सेवा नियमावली सरकार बनाए। हमारे जो मदरसों के आधुनिक शिक्षक हैं, जो लगभग आज 6-7 साल से जिनको वेतन नहीं मिला, आप सोचिए जिसको 1 महीना पैसा नहीं मिलता घर कैसे चलता होगा, जिसको 6-7 सालों से वेतन नहीं मिला उनका घर परिवार कैसे चल रहा होगा। तो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हमारे जो मदरसों के आधुनिक शिक्षक हैं, जो एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देने का काम करेंगे, आप सोचिए आज वहीं एक तरफ उनके हाथ में कटोरा देने की प्रयास सरकार कर रही है कि वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएं। तो ऐसी सरकार से हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं और मेरे आने वाले समय में यही मुद्दे मेरे प्रमुख मुद्दे रहे हैं। और हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूं और सदन में जब मैं गया था तो लगातार मैंने कई बार सदन में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की। हम छासंघ की राजनीति से निकल कर आए हैं, तो मुझे याद है मैं छासंघ बहाली को लेकर भी हमने लगातार लड़ने का काम सदन में किया है और लड़ते रहेंगे जब तक छासंघ को बहाल नहीं करा लेंगे। तो ये सारे मुद्दे हमारे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग सदन में लगातार लड़ते रहे। विधायक जी, अब मंत्री जी के जवाब के बाद तो ये मान लिया जाए कि अब अनुदेशक शिक्षा मित्रों को इसी कैबिनेट में जो आएगी, जो होगी आने वाले समय में, ऐसा है कि देखिए, क्योंकि जो भी मंत्री आश्वासन देते हैं सदन में वो आश्वासन बन जाता है, आश्वासन समिति में भी चला जाता है और हमारे आश्वासन समिति जो होता है उसका चेयरमैन विपक्ष का ही नेता होता है, हमारे विपक्ष के ही लोग होते हैं। इस समय हमारे पार्टी के एमएलसी हैं जासमीर अंसारी साहब, उसके चेयरमैन हैं और हो सकता है कि मैं भी उसका मेंबर बन जाऊं। तो अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग मिलकर आश्वासन समिति से अधिकारियों से लड़के करा लेंगे। और मंत्री जी ने तो कह ही दिया कि कैबिनेट में लेकर आएंगे और कैबिनेट में नहीं लाए, क्योंकि जो सरकार कहती है झूठ बोलने वाली सरकार है और झूठ बोलकर ये भागने की कोशिश किए होंगे तो आने वाले बजट सत्र में इनको घेर लिया जाएगा और घेर के तब तक हम इस पे संघर्ष करेंगे जब तक इनको हम सम्मानजनक मानदेय न दिला दें। चलिए विधायक जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जैसे लोग सदन में रहें, इन बड़े मुद्दों को उठाएं और सदन में उपस्थिति दर्ज कराएं। हमारी भी शुभकामनाएं, चुनाव में आपको फिर विजय हुए, इतनी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।